एवरीवन, दिस इज काजल ब्याउत। तो कैसे आप सब? आई होप आप लोग अच्छे होंगे। जैसा कि हमने इसके पहले वाले लेसन के अंतर्गत रीचिंग द एज ऑफ एडोलसेंस के बारे में पढ़ा था, ठीक है। जिस प्रकार हम लेसन 11 के अंतर्गत फोर्स एंड प्रेशर के बारे में पढ़ेंगे। फोर्स एंड प्रेशर कहने का मतलब हुआ बल और दाब। पुश एंड पुल इज कॉल्ड फोर्स। किसी भी वस्तु को धक्का देने और खींचने की प्रक्रिया को हम बल कहते हैं। कहने का मतलब हुआ कि जैसे कि हम किसी भी वस्तु को खींचने का काम करते हैं तो उसमें कुछ ना कुछ बल लगेगा, उसको हम बोलेंगे फोर्स। और किसी भी चीज़ को धक्का देते हैं उसमें भी बल कार्य करेगा, अर्थात फोर्स वर्क करेगा। विदाउट फोर्स हम किसी भी वस्तु को एक स्थान से दूसरे स्थान तक मूव नहीं कर सकते हैं। तो इस प्रकार की प्रक्रिया को हम बोलते हैं फोर्स। यहाँ पे आप कुछ चित्र देख सकते हैं, जैसे कि एक गोलकीपर है जो कि बॉल को सेव करने का काम करता है ताकि गोल ना हो। दूसरा है हॉकी प्लेयर है, वो बॉल को फ्लिक करने का काम करता है। और थर्ड प्लेयर क्या कर रहा है, यहाँ पे बॉल को रोकने का काम कर रहा है। तो जैसे कि बॉल को रोका तो उसमें भी बल लगेगा। यहाँ पे फ्लिक करने का प्लेयर द्वारा बॉल किया जा रहा है तो इसमें भी बल लगेगा, इस प्रक्रिया में भी बल लगेगा। फोर्स ड्यू टू एन इंट्रक्शन। इंट्रक्शन के माध्यम से फोर्स कैसे वर्क करता है, जैसे कि यहाँ पे एक चित्र दिया गया, आप देख सकते हैं कि इसमें पता नहीं चलेगा कि कौन किसको खींच रहा है, यानी दोनों इक्वल फोर्सेस लगाते हैं। अगर एक भी व्यक्ति द्वारा ज़्यादा फोर्स लगाया जाता है तो ऐसी संभावना है कि एक को चोट लगेगा या एक गिरेगा। यहाँ पे ए मैन स्टैंडिंग बिहाइंड ए स्टेशनरी कार। एक यहाँ पे कार दिया गया है जिसके पीछे एक आदमी खड़ा है। कभी कभी क्या होता है कि गाड़ी रुक जाती है और गाड़ी नहीं चल पाती है तो हम पीछे से उसको धक्का देने का काम करते हैं, तो उसमें भी एक फोर्स काम करता है। एक्सप्लोरिंग फोर्स किसको हम बोलेंगे? सपोज यहाँ पे इसको हम इस एग्जांपल से समझने का प्रयास करते हैं कि एक खेल है और हम क्या करते हैं कि रस्सी से दोनों साइड से खींचने का काम करते हैं और देखते हैं कि एक यहाँ पे बीच में लाइनिंग क्रिएट कर देते हैं। और बाद में अगर जो भी प्लेयर, अगर ये प्लेयर इधर आ जाता है और ये प्लेयर इधर चला जाता है, ये जितने भी खिलाड़ी हैं, तो उस प्रकार से जीत और हार की संभावना हम देखते हैं। तो यहाँ पे तो ये जब हम खींचने का काम करते हैं तो इसमें भी बल लगता है, ये भी पीपल बल लगाते हैं और ये भी पीपल बल लगाते हैं। तो दोनों तरफ इक्वल फोर्सेस लगाए जाते हैं। अगर अनइक्वल फोर्स लगता है किसी भी एक टीम के तरफ से तो उनकी हार निश्चित हो जाती है। फोर्सेस अप्लाइड ऑन एन ऑब्जेक्ट इन द सेम डायरेक्शन एट टू वन अनदर। जैसा कि यहाँ पे फोर्स जब लगाने का बात हुआ किसी भी ऑब्जेक्ट पे तो हम सेम डायरेक्शन पे लगाने का काम करते हैं। कहने का मतलब कि आगे की ओर लगा रहे हैं तो आगे की ओर ही लगाते हैं। ए फोर्स कैन चेंज द डायरेक्शन ऑफ एन ऑब्जेक्ट। यहाँ पे एक पॉइंट है कि फोर्स के माध्यम से हम किसी भी ऑब्जेक्ट के डायरेक्शन को चेंज कर सकते हैं। तो कैसे? सपोज एक कोई प्लेयर है और क्या करता है, उसके पास एक बॉल है और उसको वो रखे हुए है, तो बॉल पहले से रहेगा तो वो रेस्ट अवस्था में रहेगा, यानी रेस्ट कंडीशन में रहते हुए, करने का मतलब कि वो विराम में रहेगा और उसका जो स्पीड है 0 होगा। यानी अगर वो मोशन नहीं कर रहा है तो उसका स्पीड 0। देन पर्सन द्वारा क्या किया जाता है, वो प्लेयर जो है उसके द्वारा उस बॉल को किक करने का काम किया जाता है। तो जितनी ज़ोर से वो उस बॉल को किक करने का काम करता है देन वो बॉल उतनी ही ज़ोर से मोशन करेगी। और जिस दिशा में हम ज़्यादा बल लगाएंगे उसी दिशा में उस बॉल का मोशन होगा। तो इस प्रकार से फोर्स के माध्यम से हम किसी भी ऑब्जेक्ट के डायरेक्शन को चेंज कर सकते हैं। सपोज द गोल कीपर डाइव्स और जंप्स अप टू सेव द गोल बाय द इजेक्शन द गोल कीपर ट्राइज टू अप्लाई ए फोर्स ऑन द मूविंग बॉल। यहाँ पे जैसे कि हमने ऊपर वाले चित्र में क्या देखा था कि गोल कीपर द्वारा क्या किया गया था कि बॉल जो है गोल करने से रोका गया था, ठीक। फिर अगेन जो मूविंग बॉल था, यानी पहले से ही वो किसी व्यक्ति द्वारा मोशन लगाया गया जिसको वो गोल करने से रोका, तो वो मूविंग बॉल को ही रोकने का काम कर रहा था, तो उसमें भी बहुत ज़्यादा फोर्स लगा। The force applied by him can stop or deflect the ball, saving a goal being scored. जो
फोर्स वहाँ पे उस व्यक्ति द्वारा अप्लाई किया जाता है, उसको रोका जाता है और इस प्रकार से गोल होने से बचाया जाता है। यानी अगर कोई गोल कर देता है तो वो स्कोर करेगा और इस प्रकार से इस पॉइंट के अकॉर्डिंग वो सक्सीड भी करेगा। The goalkeeper succeeds in stopping the ball, its speed decreases to 0। और जैसे ही गोलकीपर द्वारा उस बॉल को रोकने का काम किया जाता है तो उसका स्पीड फिर घट के 0 हो जाता है। यानी पहले से ही वो रेस्ट कंडीशन में 0 था, लेकिन जब हम रोक देते हैं फिर वो 0 हो जाता है। These observations suggest that a force applied on an object may change its speed। इस प्रकार के ऑब्जर्वेशन से ये क्या स्पष्ट होता है कि जब हम किसी वस्तु पे फोर्स अप्लाई करते हैं तो वो उसके चाल में भी परिवर्तन कर देता है, यानी स्पीड में भी चेंज कर देता है। If the force applied on the object is in the direction of its motion, the speed of the object increases। अगर किसी ऑब्जेक्ट पे हम फोर्स उसी डायरेक्शन में लगाते हैं जिस डायरेक्शन में उसकी गति है, तो उस ऑब्जेक्ट की जो स्पीड है वो इंक्रीज हो जाती है, यानी बढ़ जाती है। If the force is applied in the direction opposite to the direction of motion, then it result in a decrease in the speed of the object। अगर हम अपोजिट डायरेक्शन में फोर्स लगाने का काम करते हैं तो ये देखते हैं कि जो स्पीड ऑफ द ऑब्जेक्ट है वो डिक्रीज हो जाता है। एग्जाम्पल दिया गया जैसे कि एक लड़के द्वारा यहाँ पे जो टायर है उसके स्पीड को जब हम फोर्स लगाते हैं तो वो जब पुश करने का काम करते हैं तो वो घूमते हुए चलता है और इस प्रकार प्ले करते हैं। एक यहाँ पे है कोई मूविंग बॉल यहाँ पे आ रहा है और उसको हम रोकने का काम करते हैं, फिर उस पर फोर्स अप्लाई करते हैं, फिर वो अगेन उस स्पीड में जाता है। A change in either the speed of an object or its direction of motion or both is described as a change in its state of motion। इस प्रकार से जो हम चाल में परिवर्तन देखें ऑब्जेक्ट के या डायरेक्शन में चेंजेस देखें, ये दोनों ही मोशन के स्टेट में जो भी परिवर्तन हुआ, यानी जब हम मोशन क्रिएट किए किसी भी ऑब्जेक्ट पे, तो जैसे कि फोर्स लगाया हमने, ठीक, तो फोर्स लगाया तो उसका डायरेक्शन भी चेंज हुआ, ऑब्जेक्ट का भी डायरेक्शन चेंज हुआ, फिर पहले वो स्पीड 0 था, फिर वो स्पीड इंक्रीज भी हुआ। लेकिन वही अगर हम अपोजिट डायरेक्शन में फोर्स लगाए तो स्पीड डिक्रीज हो गया। तो इस प्रकार से हमने देखा Such a force may bring a change in the state of motion of an object। इस प्रकार से किसी भी वस्तु पे जब हम बल लगाते हैं तो उसके मोशन में परिवर्तन कर देता है। अगर शॉर्ट वे में स्टेट ऑफ मोशन समझे तो द स्टेट ऑफ मोशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट, किसी भी ऑब्जेक्ट का जो स्टेट ऑफ मोशन होता है उसके स्पीड और जो भी उसके गति के दिशा में जो भी फोर्स लगता है उसके द्वारा डिस्क्राइब किया जाता है, अर्थात वर्णन किया जाता है। द स्टेट ऑफ रेस्ट इज कंसिडर्ड टू बी द स्टेट ऑफ जीरो स्पीड। और अगर कोई भी ऑब्जेक्ट रेस्ट कंडीशन में है तो उसका स्पीड 0 होता है। एन ऑब्जेक्ट में बी एट रेस्ट और इन मोशन, बोथ आर इन स्टेट्स ऑफ मोशन। कोई भी ऑब्जेक्ट रेस्ट या मोशन में हो सकता है, दोनों ही मोशन की अवस्था है। Does it mean that the application of a force would always result in a change in the state of motion of an object? Let us find out। तो इसका मतलब हुआ कि जब हम किसी वस्तु पे फोर्स लगाते हैं तो वो हमेशा ही एक स्टेट ऑफ मोशन में चेंज का रिजल्ट देता है। कहने का मतलब हुआ कि कोई वस्तु विराम में है, जब हम उस पर उसी डायरेक्शन में फोर्स लगाते हैं तो वो अपना डायरेक्शन चेंज करके मोशन में चला जाता है। तो और यहाँ पे एग्जांपल है जैसे कि कोई हैवी बॉक्स है, ठीक, अब कोई भारी बक्सा है और उस पर हम बल लगाए जा रहे हैं, लेकिन उसमें कोई भी परिवर्तन नहीं हो रहा है, यानी वो अपना प्लेस चेंज नहीं कर रहा है। लेकिन हमने अदर साइड क्या देखा कि बल तो उस पर लगाया लेकिन वो कोई भी अवस्था में परिवर्तन नहीं हुआ। इसके अलावा
अगर हम किसी वाल को पुश करने का काम करते हैं तो वाल तो वैसा का वैसा ही रहेगा, यानी जो भी हम फोर्स लगाते हैं वो मैक्सिमम होगा, लेकिन पता नहीं चलेगा कि हमने बल कितना लगाया, यानी बल तो हमने लगाया ही, ये तो हम ही जानते हैं। लेकिन अगर जब वो कार्य पूरा नहीं होता है तो हम ये नहीं मानते हैं कि उस पर बल लगाया गया है। फोर्स कैन चेंज द शेप ऑफ एन ऑब्जेक्ट। फोर्स द्वारा हम किसी भी ऑब्जेक्ट के शेप को परिवर्तन कर सकते हैं, यानी हम फोर्स के माध्यम से शेप ऑफ एन ऑब्जेक्ट चेंज कर सकते हैं, चाहे वो किसी भी ऑब्जेक्ट का क्यों नहीं हो। जैसे कि हम फ्लोर का डो तैयार करते हैं, यानी आटा गूंदना, तो आटा पहले में हमको रोटी मिल जाता है, तो हमने क्या किया, उस पर फोर्स लगाया, उसके शेप को चेंज किया। अदर गुल्ला का शेप आपने देखा हो, जो स्पंजी वाला, अगर हम उसको स्पंज वाला आपने देखा होगा वैसे कि आप जब उसको दबाते हैं तो उसका शेप चेंज हो जाता है, फिर अगेन वो अपने शेप में आ जाता है। अदर साइड बलून में आप हवा भरते हैं, उसमें भी फोर्स लगाया आपने, उसके शेप में परिवर्तन आया, लेकिन जैसे ही उस पर हम फोर्स लगाना बंद करते हैं फिर वो पहले अवस्था में आ जाता है। तो फोर्स के माध्यम से हम क्या क्या कर सकते हैं, तो कोई भी वस्तु अगर विराम में है तो उसको हम मोशन में मूव करा सकते हैं। स्पीड अगर ऑब्जेक्ट का 0 है उसका हम स्पीड इंक्रीज कर सकते हैं। किसी भी ऑब्जेक्ट के डायरेक्शन में हम परिवर्तन कर सकते हैं, शेप में परिवर्तन कर सकते हैं। इसके अलावा और भी बहुत सारे ऐसे इफेक्ट हैं जो फोर्स के माध्यम से किए जा सकते हैं। While a force may cause one or more of these effects, it is important to remember that none of these actions can take place without the action of a force. आपको ये ध्यान रखना होगा, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट बात है कि जब हम किसी भी वस्तु पे फोर्स लगाते हैं तो वो अपनी अवस्था में परिवर्तन कर लेता है, और इस प्रकार से हम ये बोल सकते हैं कि ऑब्जेक्ट कांट मूव बाय इटसेल्फ, यानी किसी भी ऑब्जेक्ट में कोई भी मूवमेंट उसके साथ ही नहीं हो सकता, यानी वो खुद से नहीं कर सकता है, वो अपना स्पीड खुद से चेंज नहीं कर सकता है, ना ही वो अपना डायरेक्शन चेंज कर सकता है खुद से, ना ही वो अपना शेप चेंज कर सकता है। यानी जब तक हम फोर्स उस पर नहीं लगाते हैं तब तक उसमें कोई भी परिवर्तन नहीं देखा जाता है। यहाँ पे ए लम्प ऑफ डो ऑन ए प्लेट, यहाँ पे आपने देखा, जैसे कि हमने इसके पहले ही फ्लोर का डो का एग्जाम्पल लिया था, जिसमें हम फोर्स लगाते हैं और उसको एक डेफिनेट शेप देने का काम करते हैं और बाद में हमको एक रोटी के रूप में प्राप्ति होती है। फिर रबर बैंड को जब हम खींचते हैं तो फिर वो जब हम छोड़ देते हैं तो फिर वो अपनी अवस्था में चला जाता है। एक यहाँ पे प्लास्टिक और मेटल स्केल है जो कि बिटवीन टू ब्रिक्स में प्लेस किया गया है। सेंटर में यहाँ पे भी फोर्स लगा हुआ है, इसको दिखाने का काम कर रहा है। एक है मस्कुलर फोर्स और कॉन्टेक्ट फोर्स, कहने का मतलब कि मांसपेशीय बल और संपर्क बल। संपर्क बल हम इसको कैसे बोलेंगे, यानी जब किसी वस्तु को हम उठाते हैं, चाहे कुछ भी काम करना हो, उसमें हमारा बॉडी कांटेक्ट में आता है और हम अपने मसल्स की हेल्प से, यानी अगर हम हाथ से कुछ भी वस्तु को खींचते हैं या उठाते हैं तो हमारा मसल इसमें हेल्प करता है। तो इस प्रकार से हम इसको बोलते हैं मस्कुलर फोर्स अर्थात मांसपेशीय बल, और ये कांटेक्ट में आता है उस वस्तु के, जिसके कारण इसको बोला जाता है कांटेक्ट फोर्स अर्थात संपर्क बल। जनरली टू अप्लाई फोर्स ऑफ एन on an object, your body has to be in contact with the object. The contact may also be with the help of a stick or a piece of rope. कहने का मतलब हुआ कि सामान्य रूप से अगर हम देखें किसी भी ऑब्जेक्ट पे जब हम फोर्स अप्लाई करने का काम करते हैं तो जो हमारा बॉडी है वो उस ऑब्जेक्ट के कांटेक्ट में आता है। इसके अलावा हम कोई भी स्टिक या पीस ऑफ रोप की सहायता से उस वस्तु को खींचने का काम करते हैं तो उसमें सारा बल लगता है, जिसके कारण इसमें मस्कुलर वर्क करता है, जिसके कारण इसको बोला जाता है मस्कुलर फोर्स। या इसके अलावा जैसे कि स्कूल बैग है या बकेट ऑफ वाटर है, यानी एक बाल्टी जो पानी से भरा हुआ है, तो इसमें फोर्स कहाँ से आएगा, जैसे कि अब उठाने का काम करते हैं तो वो कैसे उठेगा, तो उसमें मस्कुलर फोर्स वर्क करेगा। दिस फोर्स इज कॉज्ड बाय एक्शन ऑफ मसल्स इन आवर बॉडी। ये जितने भी कार्य होते हैं ये हमारे बॉडी में उपस्थित मसल के केवल किए जाते हैं, जिसके कारण इनको बोला जाता है
मस्क्यूलर फोर्स अर्थात मांसपेशीय बल। It is the muscular force that enables us to perform all activities involving movement or bending of our body. यह मस्कुलर फोर्स ही होता है जिसके माध्यम से हम अपने सारे क्रियाकलापों को करते हैं। अर्थात कहने का मतलब हुआ कि जैसे कि हम चेयर को उठा के दूसरे जगह पर प्लेस करना चाहते हैं, या मार्केट जाना चाहते हैं, सब्जी लाना चाहते हैं, या कोई भी क्लीनिंग का काम करना चाहते हैं, या बर्तन उठा के इधर से उधर, या कुकिंग करते हैं, तो सारे में क्या हमारा बॉडी कांटेक्ट में आता है, फिर मसल वर्क करता है। तो ये सारे जितने इसके अंतर्गत आए इनको बोला जाता है मस्क्यूलर फोर्स। In class 7 you have learned that in the process of digestion the food gets pushed through the alimentary canal। जैसे कि हमने क्लास 7 वाले NCERT में पढ़ा था डाइजेशन टाइम कि जब भोजन डाइजेशन की प्रक्रिया में होता है तो एलिमेंट्री कैनाल जो कि आहार नल का कैनल होता है उसके थ्रू पुश किया जाता है। यानी पहले बकल कैविटी में हमारा भोजन जाता है, देन ओइसोफोगस, देन स्टमक। तो ये कैसे जाएगा, तो एक एलिमेंट्री कैनाल के थ्रू होके जाता है। यानी स्टमक से अगर लार्ज इंटेस्टाइन में जाता है तो उसमें You also know that lungs expand and contract while we inhale or exhale air during breathing। जैसा कि इसके अलावा और भी जानते हैं कि लंग्स हमारा क्या करता है, एक्सपेंड होता है यानी प्रसार होता है उसमें, और कॉन्ट्रैक्ट भी होता है यानी सिकुड़न की भी अवस्था आती है जब हम सांस लेते हैं और सांस छोड़ने का काम करते हैं श्वसन करने टाइम। यानी जब हम सांस लेते हैं तो जैसे कि हम हवा अपना भरने का काम किए तो हमारा जो लंग्स होता है वो क्या करता है, एक्सपेंड करता है। फिर जब जैसे ही हम हवा छोड़ते हैं यानी एक्सेल करते हैं, मसल लोकेटेड विच मेक ब्रीथिंग पॉसिबल। ये जो मसल्स है कहाँ पे स्थित रहते हैं कि ब्रीथिंग पॉसिबल हो जाता है। कैन यू लिस्ट ए फ्यू मोर एग्जांपल्स ऑफ द फोर्स एक्सर्टेड बाय द मसल्स इन आवर बॉडी। क्या आप ऐसे कुछ एग्जांपल्स दे सकते हैं जिसमें फोर्स के माध्यम से मसल द्वारा बॉडी में वर्क किया जाता है। एनिमल्स ऑल्सो मेक यूज ऑफ मस्कुलर फोर्स टू कैरी आउट देयर फिजिकल एक्टिविटीज एंड अदर टास्क। एनिमल्स लाइक बुलोक, horses, donkeys and camels are used to perform various tasks for us। In performing these tasks they use muscular force। Animals मस्कुलर फोर्स का भी यूज़ करते हैं बहुत सारे फिजिकल एक्टिविटी में या अदर टास्क में। जैसे कि बुलॉक्स पे हम क्या बोलते हैं, ऑक्स को इस्तेमाल करते हैं, यानी बुलॉक्स करने का मतलब जो बैलगाड़ी होता है। इसके अलावा हॉर्स का भी इस्तेमाल, डंकी का भी इस्तेमाल, यानी हॉर्स कार्ट आपने देखा होगा, कैमल्स का, या आपने वाशरमैन के पास डंकी देखा होगा कि वो कपड़े को लेके जाने के लिए एक जगह से दूसरे जगह लेके जाते हैं। कैमल्स, ऊँट को भी डिजर्ट एरिया में इस्तेमाल किया जाता है। और भी बहुत सारे ऐसे टास्क हैं जिसमें मस्कुलर फोर्स का इस्तेमाल किया जाता है। जैसे कि आप यहाँ पे एग्जांपल देख सकते हैं कि एनिमल्स द्वारा कैसे यहाँ पे वाल्ट होने का काम किया जा रहा है जितने भी स्ट्रॉज है। Since muscular force can be applied only when it is in contact with an object, यह संभव इसीलिए होता है जब वो किसी ऑब्जेक्ट के कांटेक्ट में आता है, इसीलिए इसको कांटेक्ट फोर्स बोला जाता है। एक है फ्रिक्शन अर्थात घर्षण। The force responsible for changing the state of motion of object in all these example is the force of friction। यहाँ पे जितने भी एग्जाम्पल्स हमने फोर्स के लिए, ये जब हम स्टेट ऑफ मोशन में परिवर्तन करते हैं किसी भी ऑब्जेक्ट से जुड़ा हुआ, तो इसमें एक फोर्स ऑफ फ्रिक्शन भी वर्क करता है। इट इज़ द फोर्स ऑफ फ्रिक्शन बिटवीन द सरफेस ऑफ द बॉल एंड द ग्राउंड दैट ब्रिंग्स अ मूविंग बॉल टू रेस्ट। यहाँ पे जैसे हमने पिछले वाले एग्जाम्पल में पढ़ा था कि कोई बॉल रेस्ट अवस्था में है, जब हमने मोशन लगाया तो वो अपने स्पीड में इंक्रीज किया, यानी उसके चाल में परिवर्तन हुआ। यानी पहले स्पीड 0 था, देन वो स्पीड इंक्रीज होके अपने मोशन में आया। तो उस बीच में सरफेस और उस बॉल के बीच में एक फोर्स वर्क करता है जिसको हम बोलते हैं फ्रिक्शन यानी घर्षण। यानी अगर उसमें फ्रिक्शन की क्रिया नहीं होती है तो वो बॉल एक जगह से दूसरी जगह जाएगा भी नहीं।
इस प्रकार से जो बॉल है रेस्ट अवस्था में होता है उसको हम मूविंग बॉल के अंतर्गत ला देते हैं। सिमिलरली सामान्यतः फ्रिक्शन बिटवीन वाटर एंड द बोट ब्रिंग्स इट टू ए स्टॉप वंस यू स्टॉप रोइंग। जब हम पानी में नाव चलाते हैं तो नाव और पानी के बीच में भी एक फ्रिक्शन वर्क करता है, जिसके कारण बोट वो रुकता नहीं है जब तक कि हम उसमें रोइंग का काम करना बंद ना करें। The force of friction always acts on all the moving object and its direction is always opposite to the direction of motion। यहाँ पे जो फोर्स ऑफ फ्रिक्शन है यहाँ पे वो मूविंग ऑब्जेक्ट के रूप में हमेशा ही वर्क करता है और एक अपोजिट डायरेक्शन के रूप में उस ऑब्जेक्ट में मोशन क्रिएट करता है। सिंस द फोर्स ऑफ फ्रिक्शन अराइजेस ड्यू टू कंटेक्ट बिटवीन फोर्सेस, और ये जो फोर्स ऑफ फ्रिक्शन है ये उस वस्तु में कांटेक्ट के कारण हुआ। कहने का मतलब हुआ कि बॉल है और वो सरफेस है, तो बॉल और सरफेस दोनों कांटेक्ट में रहे तब वहाँ पे फ्रिक्शन वर्क किया। Since the force of friction arises due to contact between forces, it is also an example of a contact force। इस प्रकार हम बोल सकते हैं कि force of friction क्या है, एक contact force है। नॉन मैग्नेटिक फोर्स यानी अचुंबकीय बल हम किसको बोलेंगे, जैसे कि हमने क्लास 6 में ही पढ़ा था कि दो मैग्नेट होते हैं वो एक दूसरे को रिपेल करने का काम करते हैं, यानी एक दूसरे को प्रतिकर्षित करते हैं, यानी एक दूसरे को अट्रैक्ट करने का काम नहीं करते हैं, जैसा कि पोल्स एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं। अट्रैक्शन और रिपल्सन बिटवीन ऑब्जेक्ट कैन आल्सो बी सीन एज अनदर फॉर्म ऑफ पुल और पुश। यहाँ पे अट्रैक्शन और रिपल्सन ऑब्जेक्ट के जो मध्य पाया जाता है ये एक पुश और पुल का एक दूसरा उदाहरण देखा जा सकता है। जैसे कि मैग्नेट के बीच में कांटेक्ट का अगर बात करें कि कैसे इसमें कांटेक्ट किया, तो ये मैग्नेट कैन एक्सर्ट ए फोर्स on another magnet without being in contact with it। The force exerted by a magnet is an example of non-contact force। कहने का मतलब हुआ कि जैसे एक चुंबक है और अदर चुंबक है, लेकिन जब हम एक चुंबक से दूसरे किसी भी चुंबक को खींचने का काम करते हैं या मेटल कोई भी हो, तो वो बिना ही संपर्क में आए उसको अपने तरफ अट्रैक्ट कर लेता है। तो जब ये कांटेक्ट नहीं किया तो हम इसको क्या बोलते हैं, नॉन कांटेक्ट फोर्स, यानी असंपर्क बल, यानी असंपर्की बल भी हम इसको बोल सकते हैं। दूसरा एग्जांपल है इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, यानी विद्युत स्थितिकी जिसको हम बोलते हैं, यानी विद्युत स्थितिकी बल। यहाँ पे एक एग्जांपल दिया गया कि स्ट्रॉ को रब्ड किया जाता है पेपर के साथ और बाद में देखा जाता है कि स्ट्रॉ को वो अट्रैक्ट करने का काम करता है, बट रिपेल्स इट इफ इट हैज़ ऑल्सो बिन रब्ड विथ ए शीट ऑफ पेपर। लेकिन रिपेल भी करता है जब हम किसी भी शीट से इसको रब करने का काम करते हैं। स्ट्रॉ इज सेड टू हैव एक्वायर्ड इलेक्ट्रोस्टैटिक चार्ज आफ्टर इट हैज़ बिन रब्ड विथ ए शीट ऑफ पेपर। सच ए स्ट्रॉ इज एन एग्जाम्पल ऑफ ए चार्ज बॉडी। जो स्ट्रॉ है एक इलेक्ट्रोस्टैटिक चार्ज अपने आप में रखता है और जब जैसे ही हम शीट ऑफ पेपर में उसको रब करने का काम करते हैं तो उसमें कुछ चार्ज आ जाता है और इस प्रकार से उस स्ट्रॉ को हम चार्ज बॉडी का एक उदाहरण देते हैं। और जो चार्ज बॉडी द्वारा जो फोर्स एक्सर्ट किया जाता है दूसरे चार्ज बॉडी या अनचार्ज बॉडी के माध्यम से, उस प्रकार के बल को हम बोलते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। दिस फोर्स कम्स इनटू प्ले इवन व्हेन द बॉडीज आर नॉट इन कॉन्टेक्ट। और ये फोर्स कब प्ले करता है, जब वो उस अनदर बॉडी के कांटेक्ट में नहीं रहता है। इस प्रकार से हम इस प्रकार के बल को भी नॉन कांटेक्ट फोर्स के अंतर्गत रखते हैं। एक पॉइंट है यहाँ पे ग्रेविटी, जिसको हम बोलते हैं गुरुत्व। ऑब्जेक्ट और थिंग्स फॉल टुवर्ड्स द अर्थ बिकॉज इट पुल्स देम। जो कोई भी वस्तु को हम गिरता हुआ देखते हैं और वो पृथ्वी के है, वो देन ऊपर अपने आप नहीं आता है। इस प्रकार हम बोलते हैं कि अर्थ क्या कर रही है, एक फोर्स लगा रही है जिसके माध्यम से वो ऑब्जेक्ट को पुल करने का काम करती है और इस प्रकार के बल को हम बोलते हैं फोर्स ऑफ ग्रेविटी या जस्ट ग्रेविटी भी बोल सकते हैं। इसको हम बोलते हैं दूसरे वर्ड में अट्रैक्टिव फोर्स यानी आकर्षक बल।
द फोर्स ऑफ ग्रेविटी एक्ट्स ऑन ऑल ऑब्जेक्ट, फोर्स ऑफ ग्रेविटी का यूज ऑल ऑब्जेक्ट पे किया जाता है और ये हमारे ऊपर भी काम करता है। टू फ्लो टुवर्ड्स द ग्राउंड एज सून एज वी ओपन ए टेप, जैसे ही हम कोई नल खोलते हैं तो पानी नीचे की तरफ ही गिरता है, तो क्यों, उसको ऊपर भी तो वो फ्लो हो जाना चाहिए। लेकिन अर्थ में एक फोर्स ऑफ ग्रेविटी वर्क करता है जिसके माध्यम से अर्थ उस को अपने तरफ आकर्षित करने का काम करती है, जिसके कारण फोर्स जो टैप द्वारा वाटर पे लगता है, यानी वाटर के माध्यम से जो भी टेप के माध्यम से जो वाटर गिरता है उस पर फोर्स ऑफ ग्रेविटी वर्क करता है। वाटर इन रिवर्स फ्लोज डाउनवर्ड ड्यू टू द फोर्स ऑफ ग्रेविटी, रिवर्स में जो वाटर फ्लो होता है उसके नीचे वाले सतह पे वो भी फोर्स ऑफ ग्रेविटी के कारण ही होता है। ग्रेविटी केवल एक अर्थ का ही प्रॉपर्टी नहीं है, ये यूनिवर्स में जितने भी ऑब्जेक्ट उपस्थित है उन सभी पे लगता है, चाहे वो छोटे हो या बड़े हो। उनके द्वारा फोर्स एक्सर्ट किया जाता है, चाहे वो किसी भी ऑब्जेक्ट पे ही क्यों न लगे हो। इस प्रकार के फोर्स को हम बोलते हैं ग्रेविटेशनल फोर्स अर्थात गुरुत्वाकर्षण बल। दूसरा एक पॉइंट है प्रेशर, जिसका हिंदी में हम बोलते हैं दाब। द फोर्स एक्टिंग ऑन ए यूनिट एरिया ऑफ ए सरफेस इज कॉल्ड प्रेशर। एकांक क्षेत्रफल पे लगने वाले बल को हम दाब बोलते हैं, यानी कहने का मतलब कि कोई सरफेस का एरिया है उस पे हम फोर्स लगाने का काम करते हैं, तो उस एरिया पे जितना प्रेशर क्रिएट होता है उसको हम बोलते हैं प्रेशर। जैसे कि सपोज हमको कील को अंदर करना है दीवार में, तो हम क्या करते हैं, अब कील को हमको दीवार में लगाना है तो उसी एरिया में हम फोर्स लगाने का काम करेंगे। यानी अगर किसी हैमर से हम उसको मारने का काम करते हैं तो जाहिर सी बात है कि कील का जो ऊपर वाला पोर्शन होगा उसी पे हम फोर्स लगाएंगे, और जितना फोर्स लगाएंगे उसके माध्यम से उस पर प्रेशर क्रिएट करेगा और वो वाल के अंदर जाएगा। तो इस प्रकार से हम इसको समझ सकते हैं, प्रेशर इज इक्वल टू फोर्स अपॉन एरिया। At this stage, we consider only those forces which act perpendicular to surface on which the pressure is to be computed. इस स्टेज में फोर्स परपेंडिकुलर एक्ट करता है जब हम किसी सरफेस पे फोर्स क्रिएट करते हैं, यानी जैसे कि वाल में हम कील को अंदर कर रहे हैं तो वो हम सीधा ही रखते हैं, ऐसा तो नहीं है कि हम उसको टेढ़ा रखते हैं। I now understand why potters always a round piece of cloth on their heads. इसीलिए यहाँ पे एक कैरेक्टर दिया गया जिसके द्वारा ये बोला जा रहा है कि अब मैं समझी कि एक पोटर्स द्वारा यानी जो कुम्हार होते हैं वो क्यों अपने हेड पे एक क्लॉथ का राउंड पीस रखते हैं। यानी कहने का मतलब, या आपने छठ पूजा में भी देखा होगा कि जब कोई व्यक्ति दौरा लेता है तो वो अपने माथे पे कुछ ना कुछ कपड़ा रखता है ताकि उसका प्रेशर थोड़ा कम पड़े और उसके हेड पे थोड़ा भार कम लगे, जिसके कारण उस पे जो भार लग रहा है उसका वजन वो सह सके, यानी उसको कोई हार्म नहीं हो। When they have to carry heavy loads, जब पोर्टर्स को हैवी लोड्स कैरी करना होता है तो इस प्रकार ये पद्धति का इस्तेमाल करते हैं, वो एक पगड़ी जैसा राउंड पीस ऑफ क्लॉथ बना के रख लेते हैं। बाय डूइंग दिस दे इंक्रीज द एरिया ऑफ कॉन्टेक्ट ऑफ द लोड विद देयर हेड। इस प्रकार से जो एरिया ऑफ कॉन्टेक्ट है वहाँ पे उस एरिया को वो इंक्रीज कर देते हैं, इसीलिए जो प्रेशर लगता है उस पर वो कम हो जाता है और ईजियर टू कैरी द लोड, यानी आसानी होती है उस लोड को कैरी करने में। आप यहाँ पे देख सकते हैं ये कि यहाँ पे एग्जांपल है कि पोर्टर द्वारा कैसे हैवी लोड को कैरी किया जा रहा है। नोट दैट द डिनोमिनेटर इन द अबव एक्सप्रेशन, सो द स्मॉलर द एरिया लार्जर द प्रेशर ऑन ए फोर्स फॉर द सेम फोर्सेस, द एरिया ऑफ द पॉइंटेड एंड ऑफ द नेल इज मच स्मॉलर दैन that of its head. The same force therefore produces a pressure sufficient to push the pointed end of the nail into the wooden plank. जैसे हमने एग्जांपल लिया कि दीवार में हमने कील मारा, लेकिन यहाँ पे एक एग्जांपल दिया है कि वुडन प्लैंक में हमने क्या किया, एक नेल को अंदर पुश करने का काम किया, लेकिन जो उसका ऊपर वाला पार्ट था, जो पॉइंटेड एंड था नेल का, वो उसके तुलना में जो उसका हेड है वो थोड़ा ज़्यादा एरिया कवर किए हुए था, जिसके माध्यम से उस पर प्रेशर सफिशिएंट मात्रा में लग रहा था, यानी हम उसको
फोर्स लगा के उसको पुश करने का काम कर सकते हैं। प्रेशर एक्सर्टेड बाय लिक्विड एंड गैस। अब प्रेशर लिक्विड और गैस में कैसे, तो यहाँ पे एक एग्जांपल दिया गया है, जैसे कि हम क्या कर रहे हैं, एक पाइप लिए हुए हैं और उसमें होल किए और उसको अंदर करने का काम कर रहे हैं। तो जितना भी कंटेनर में पानी होगा उस पर जब हम प्रेशर लगाते हैं तो वो सारा उस कंटेनर में आ जाएगा। एक दूसरा एक बोतल का एग्जांपल है जिसमें हमने क्या किया, इस पे प्रेशर क्रिएट किया और क्या किया, यहाँ पे सपोज आपने क्या एक बोतल पानी भरा, ठीक, और उसमें होल कर दिया और उस होल में आपने क्या किया, एक बलून क्रिएट कर दिया। तो अगर उसमें हमको पता करना है कि प्रेशर लग रहा है कि नहीं वाटर द्वारा, तो अगर वाटर द्वारा प्रेशर लगेगा तो वो बलून में पानी खुद ही भर जाएगा। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे एग्जाम्पल के थ्रू ये वाला फिगर। Note that the rubber sheet has been fixed on the side of the container and not at the bottom. Does it bulging of the rubber sheet in the case indicate that water exerts pressure on the side of the container as well? Let us investigate further. जैसे कि हमने एग्जांपल देखा था कि बल्ज किया हुआ बलून है, उसमें प्रेशर लगा वाटर से तो वो पानी से भर गया या कंटेनर में पानी आ गया, जिसको हमने बॉटम पे तो क्रिएट नहीं किया था वैसे। फिर होल जब हम कर देते हैं, इसको एक प्लेट में रखते हैं तो यहाँ पे भी प्रेशर के माध्यम से पानी बाहर आता है। I have seen fountains of water coming out of the leaking joint or holes in pipe supplying water. Is it not due to the pressure exerted by water on the walls of the pipe? जैसे कि फाउंटेन ऑफ वाटर होता है, उसमें जब अगर लीकेज हो जाता है तो पाइप के थ्रू पानी आने लगते हैं, तो क्या ये भी प्रेशर के द्वारा होता है या पाइप का वाल खराब हो जाता है इसके माध्यम से? तो हमने क्या देखा, वाटर द्वारा प्रेशर लगाया गया तो वो पानी फेंकने लगा। फाइंड दैट गैसेस टू एक्सर्ट प्रेशर ऑन दी वॉल ऑफ देयर कंटेनर। एक है पॉइंट एटमॉस्फेरिक प्रेशर यानी वायुमंडलीय दाब जिसको हिंदी में बोलते हैं। यहाँ पे एक पॉइंट है, जैसे कि हम जानते हैं कि हमारे एटमॉस्फेयर में एक एयर का चारों तरफ से एक इन्वेलप जैसा घिरा हुआ है जिसको हम बोलते हैं एटमॉस्फेयर यानी वायुमंडल, और एक वायुमंडलीय एयर है यानी जो एटमॉस्फेरिक एयर है वो कुछ किलोमीटर तक अर्थ के सरफेस से फैला हुआ है, और ये इस एरिया में बाई एयर जितना भी प्रेशर क्रिएट किया जाता है इसको हम बोलते हैं एटमॉस्फेरिक प्रेशर यानी वायुमंडलीय दाब। और हम जानते हैं कि प्रेशर को फोर्स पर यूनिट एरिया यानी एक एकांक क्षेत्रफल पे जितना भी बल हम लगाते हैं उसको हम बोलते हैं दाब। यानी कहने का मतलब हुआ कि ये कुछ किलोमीटर में फैला हुआ एयर का सरफेस, वहाँ पे जितना फोर्स लगा वो फिर प्रेशर क्रिएट किया, फिर इस प्रकार के प्रेशर को हमने क्या बोला, एटमॉस्फेरिक प्रेशर। If we imagine a unit area and a very long cylinder standing on it filled with air, जैसे कि एक एग्जांपल हम लेते हैं यूनिट एरिया और कोई भी बड़ा सिलेंडर है जो कि फिल करके स्टैंड किया हुआ है, then the force of gravity on the air is in the cylinder is the atmospheric pressure। तो इस प्रकार का एग्जाम्पल भी एटमॉस्फेरिक प्रेशर के अंतर्गत आएगा जो कि सिलेंडर में लग रहा है, जो एयर द्वारा फोर्स ऑफ ग्रेविटी के अंतर्गत चल रहा है, जैसे कि यहाँ पे आप देख सकते हैं। एक पॉइंट है यहाँ पे, एक रबर शक्कर है जो कि सरफेस पे प्रेस किया गया है। व्हेन यू प्रेस द शक्कर मस्ट ऑफ द एयर बिटवीन इट्स कप एंड द सरफेस एस्केप आउट। जैसे कि शक्कर को हम प्रेस करते हैं तो जितना भी उससे कप में के बीच एयर कंटेन रहता है, और जब हम शक्कर को डालते हैं तो वो उस सरफेस को एस्केप कर देता है। द शक्कर स्टिक्स टू द सरफेस बिकॉज द प्रेशर ऑफ एटमॉस्फेरिक एक्ट्स ऑन इट। और शक्कर उस पर स्टिक करने का काम करता है उस सरफेस पे, क्योंकि जो एटमॉस्फेयर पे जो प्रेशर लग रहा है उस पर वर्क करता है टपूल। तो उस सरफेस से शक्कर को खींचने के लिए हम कुछ बल लगाते हैं ताकि वो एटमॉस्फेरिक प्रेशर से ओवरकम हो सके यानी निकल सके। दिस एक्टिविटी माइट गिव यू एन आइडिया अबाउट द मैग्नीट्यूड ऑफ एटमॉस्फेरिक प्रेशर। In fact, it would not be possible for any human being
to pull the sucker of the surface. If there were no air at all between the sucker and the surface, does it give you an idea how large the atmospheric pressure is? यानी कहने का मतलब हुआ कि सपोज आप ये कब पॉसिबल नहीं होगा, यानी जैसे कि कोई भी व्यक्ति सकर को पुल नहीं कर सकता जब उसके बीच में कोई एयर काम नहीं कर रहा है, यानी सकर और सरफेस के बीच में जब कोई एयर वर्क नहीं करेगा तो ना ही वो प्रेशर क्रिएट करेगा। जब एटमॉस्फेरिक प्रेशर नहीं रहेगा तो उस जैसे कि कभी कभी आपने देखा होगा कि क्या होता है, जब हम क्या करते हैं कि जब इनहेल करते हैं ग्लास को लिए और इनहेल करने का काम करते हैं तो कुछ समय तक ग्लास को जब हम माउथ से बाहर करने का काम करते हैं तो वो खिंचता नहीं है, यानी सरफेस और जो कांटेक्ट के रूप में ग्लास है उसके बीच में एयर की उपस्थिति नहीं होती है, जिसके कारण हमको थोड़ा सा परेशानी होती है उसको बाहर करने में। The force due to an air in a column of the height of the atmosphere and area 15 into 15 is nearly equal to the force of gravity of an object of mass 225 kg to जिसको हम 2250 न्यूटन बोल सकते हैं। The reason we are not crushed under the force of gravity is that the pressure inside our bodies is also equal to the atmospheric pressure and balances the pressure from outside। जो एयर के कॉलम में फोर्स लगाया जाता है और एटमॉस्फेयर का जो हाइट रहता है, एरिया रहता है 15 × 5, जो कि किसी भी ऑब्जेक्ट पे लगाए द्वारा फोर्स ऑफ ग्रेविटी के इक्वल रहता है, यानी 225 kg। और यही कारण है कि हम फोर्स ऑफ ग्रेविटी के कारण जो भी प्रेशर हमारे बॉडी पे लगाया जाता है वो एटमॉस्फेरिक प्रेशर के इक्वल रहता है, और जितना भी बाहर से प्रेशर क्रिएट किया जाता है उसको हम बैलेंस कर सकते हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं जैसे कि एक बॉय द्वारा प्रेशर ऑफ एटमॉस्फेयर ऑन योर हेड, जैसे कि कैसे एटमॉस्फेयर का प्रेशर हम अपने हेड पे लिए हुए, ये टोटल एक यहाँ पे पॉइंट दिया गया है हॉर्स पुलिंग द हेमिस्फीयर। यहाँ पे हॉर्स द्वारा हेमिस्फीयर खींचने का काम किया जा रहा है, जो कि दो हॉलो मेटेलिक हेमिस्फीयर जिसका डायामीटर 51 सेंटीमीटर है। और इस प्रयोग को 17वीं सेंचुरी में जर्मन साइंटिस्ट ओटो वन गुरेकी द्वारा किया गया था, और एक उन्होंने पंप का आविष्कार किया गया था जो कि वेसल के माध्यम से एक्सट्रैक्ट एयर करने का काम करता है। और कैसे एयर प्रेशर वर्क करता है फोर्स के माध्यम से, इस पंप के माध्यम से दिखाने का काम किया गया था। और देन इस पंप को 8 हॉर्सेस द्वारा प्रत्येक हेमिस्फीयर को खींचने का काम किया गया था, लेकिन ये दोनों खींच नहीं पाए थे। ये प्रक्रिया हम देख सकते हैं। यहाँ पे हमने कुछ पॉइंट पढ़ा, एटमॉस्फेरिक प्रेशर, कॉन्टैक्ट फोर्सेस, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, फोर्स फ्रिक्शन, ग्रेविटेशनल फोर्स, ग्रेविटी, मैग्नेटिक फोर्स, मस्कुलर फोर्स, नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स, प्रेशर, पुल, पुश। और यहाँ पे कुछ पॉइंट दिया गया, फोर्स कुड भी पुश और पुल, यानी फोर्स को हम पुश कर सकते हैं और पुल कर सकते हैं। फोर्स दो ऑब्जेक्ट के बीच में इंट्रैक्शन के कारण स्टार्ट होता है, और फोर्स के पास मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों होता है, यानी परिमाण और दिशा दोनों होता है। A change in the speed of an object or the direction of its motion or both implies a change in its state of motion। जब हम किसी भी ऑब्जेक्ट पे फोर्स लगाते हैं तो उसके स्पीड में परिवर्तन होता है, डायरेक्शन में चेंज होता है, और जो भी जितना हम मोशन से उस पर फोर्स लगाने का काम करते हैं उसके स्थिति में वैसा ही परिवर्तन होता है। फोर्स एक्टिंग ऑन एन ऑब्जेक्ट में कॉज अ चेंज ऑफ इट्स मोशन और चेंज इट्स शेप, इसके शेप में भी परिवर्तन हम कर सकते हैं बाई फोर्स। ए फोर्स कैन एक्ट ऑन एन ऑब्जेक्ट विद और विदाउट बीइंग इन कांटेक्ट विथ इट। फोर्स हम किसी भी ऑब्जेक्ट पे उसके कांटेक्ट में या बिना कांटेक्ट के भी फोर्स लगा सकते हैं, यानी जैसे कि हमने पढ़ा था मैग्नेटिक फोर्स और एक पढ़ा था
मस्कुलर फोर्स, तो मस्कुलर फोर्स क्या था, तो कॉन्टैक्ट फोर्स का उदाहरण था। और नॉन मैग्नेटिक या इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स क्या था, तो एक नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स के अंतर्गत आया था। लिक्विड्स एंड गैसेस एक्सर्ट प्रेशर ऑन द वॉल्स ऑफ देयर कंटेनर। लिक्विड और गैस जो कंटेनर पे प्रेशर क्रिएट किए जाते हैं उसको एग्जस्ट करने का काम करता है, यानी उसको खींच के रखता है। द प्रेशर एक्सर्टेड बाय एयर अराउंड अस इज नोन एज एटमॉस्फेरिक प्रेशर। जो हमारे चारों तरफ एक वायु का वातावरण है जो कि एक प्रेशर एक्सर्ट करने का काम करता है, इसको हम बोलते हैं एटमॉस्फेरिक प्रेशर। तो आपका लेसन होता है समाप्त। तो कैसा लगा आपको लेसन? अगर आपको लेसन पसंद आए तो लाइक, कमेंट और सब्सक्राइब करना ना भूलें। और अगर आपको इस लेसन से जुड़ा हुआ पीडीएफ चाहिए तो आप डिस्क्रिप्शन में दिए हुए लिंक से जाकर वहाँ पे पीडीएफ प्राप्त कर सकते हैं। और अगर कोई भी क्वेश्चन हो या कोई भी डाउट हो तो कमेंट सेक्शन के माध्यम से पूछ सकते हैं। सो थैंक यू सो मच, मिलते हैं नेक्स्ट लेसन में। थैंक्स फॉर बीइंग हियर एंड ऑल द